हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग देखने वाले हैं प्रकाश का अपवर्तन। और इस एक वीडियो में सारा का सारा थ्योरी कवर कर लेंगे और सारा का सारा ऑब्जेक्टिव, एक एक ऑब्जेक्टिव देखेंगे कि कहां कहां से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद सारा का सारा सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे, तो अंत तक बने रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं? तो देखिए, इसके पीछे वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रकाश का परावर्तन। अगर जो आप उसको नहीं पढ़े हैं तो पहले उसे पढ़ें, क्योंकि ये जो प्रकाश का अपवर्तन है, अगर जो आप प्रकाश का परावर्तन पढ़ लेंगे तो आधा ये कंप्लीट ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें समान है। जैसे परावर्तन के दो नियम होते हैं, अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। और उसका जो किरण आरेख होता है सेम टू सेम इसका भी किरण आरेख होता है। और जो उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है और अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब है, ये भी सेम टू सेम होता है। बस फर्क ये रहता है कि इसमें उत्तल लेंस का बना प्रतिबिंब उसके अवतल लेंस, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब के समान है, और अवतल लेंस वाला उत्तल दर्पण वाला के समान है। और जो चिन्ह परिपाटी है दोनों का बिल्कुल सेम है, सेम टू सेम। और कुछ फॉर्मूला है उसमें भी मिलता जुलता है, बताएंगे कहां पर थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो इसीलिए अगर जो पहले चैप्टर को नहीं देखे हैं, प्रकाश का परावर्तन नहीं देखे हैं, तो पहले उसको देखें और उसको कवर करने के बाद आप ये दूसरा वीडियो देखें जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपवर्तन किसको कहते हैं? तो प्रकाश पड़ेगा किसी माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में। तो प्रकाश जब पड़ेगा तो पहले होता क्या था कि टकरा करके और ये लौट जाता था। तो लौटता था तो इसको हम लोग कहते थे परावर्तन, परावर्तन। लेकिन अब ये जो किरण आएगा वो लौटेगा नहीं, इसी में प्रवेश कर जाएगा। लेकिन प्रवेश करना चाहिए था सीधे, लेकिन जब प्रवेश करेगा तो हल्का सा इधर में मुड़ जाएगा या इधर में मुड़ जाएगा, विचलित हो जाएगा अपने पथ से। तो इसी घटना को हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। और ये डिपेंड करता है कि किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है। ठीक है। तो हमने इसको लिख रखा है कि देखिए भाई, ये जो आपतित किरण है वो हवा से पानी में जाएगा, कहने का मतलब विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा, और जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे ये सघन विरल है क्या? तो नीचे हमने लिख रखा है, सारा कुछ समझाएंगे, धैर्य बना करके रखें। सबसे पहले देखेंगे अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो दो नियम होते हैं, हमने नियम नहीं लिखा है, वो जब सब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे ना तो हम उसमें लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद इसमें मेन क्या है? स्नेल का नियम। और ये स्नेल का नियम कहते किसको है? तो अपवर्तन के दूसरे नियम को ही स्नेल का नियम कहा जाता है। और उसमें है साइन आई बटा साइन आर बराबर अपवर्तना। ठीक है। इससे भी कभी कभी क्वेश्चन बनता है। इसके बाद हमने देखा प्रकाश की चाल। जो प्रकाश का चाल होता है, जो जैसे सूर्य का प्रकाश है, बल्ब का प्रकाश है, तो इसका स्पीड कितना है? ठीक है। तो इसका स्पीड अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, लिख रखा है हमने। विभिन्न माध्यम में, विभिन्न माध्यम मतलब अलग अलग माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, मतलब अलग अलग होता है। जैसे हवा में इसका चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, कहने का मतलब 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। जल में कितना? तो 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कांच में कितना? तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इसलिए इसको हर हाल में याद रखना है। 2.25 कहने का मतलब 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकेंड, और ये 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। इसके बाद हमने माध्यम लिख रखा है। माध्यम कितने प्रकार किसमें पढ़ने हैं? 2 तरह के। एक पढ़ना है सघन माध्यम और दूसरा पढ़ना है विरल माध्यम। ठीक है। तो सघन माध्यम कितने होते हैं? सघन माध्यम किसको कहते हैं? तो सघन माध्यम उसको कहते हैं जो गाढ़ा होता है, और विरल माध्यम उसको कहते हैं जो पतला होता है। ये पहचान करने के लिए हम बताएं। ऐसे सघन और विरल जो हम लोग पहचान करते हैं वो अपवर्तनांक के माध्यम से करते हैं। जिसका अपवर्तनांक अधिक है वो सघन है, और जिसका अपवर्तनांक कम वो विरल है। ठीक है। और नहीं तो सिंपल सा समझिए, जो पतला है वो विरल और जो गाढ़ा है वो सघन। ठीक है।
अब देखिए, तो जो सघन है वो गाढ़ा होगा और इसमें प्रकाश की चाल क्या होगा, कम होगा। गाढ़ा है ना, इसमें कम बेचारा दौड़ पाएगा। और इसका अपवर्तनांक कैसा होगा, तो अपवर्तनांक अधिक, चाल कम अपवर्तनांक अधिक। विरल, विरल पतला होता है तो इसमें चाल अधिक होगा, एकदम दौड़ेगा, धनाधन दौड़ेगा। और इसमें अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, कम। अपवर्तनांक कम, चाल अधिक, अपवर्तनांक अधिक, चाल कम। याद रखिएगा, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। इसके बाद यहां हमने लिख रखा है, जब सघन से किस में जाएगा, विरल में जाएगा। सघन से विरल में जाएगा तो ये अभिलंब है, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। देख रहे हैं क्या हो जा रहा है, दूर हट जा रहा है। जैसे सघन था गाढ़ा, सघन का मतलब गाढ़ा, और विरल का मतलब पतला। यह मान लो ये पानी में था और ये मान लो हवा है, ठीक है। अब पानी में हम दौड़ा दें किसी को, वो दौड़ते 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 वो बाहर निकल जाए पानी से, तो वो तेजी से दौड़ेगा, मतलब वो दूर भागेगा एकदम। तो वही लिख दिए हैं। उसी तरह से याद रखना है कि जब सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर भागेगा और चाल क्या हो जाएगा, उसका अधिक हो जाएगा जब वो जाएगा सघन से विरल में। और जस्ट इसका उल्टा होगा किसमें, जब वो जाएगा विरल से सघन, विरल से सघन में। तो जब विरल से सघन में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो अभिलंब की ओर झुक जाएगा और उसका चाल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके बाद हमने अपवर्तनांक भी लिख रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरा का अपवर्तनांक कई बार पूछ चुका है, कितना होता है 2.42, 2.42। वायु का अपवर्तनांक आएगा तो लगभग 1 के बराबर होता है, लेकिन पूरा जब पूछेगा तो कहेंगे 1.0003। इसके बाद जल का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 4/3, 1.33। ये अपवर्तनांक याद रखना, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछता है। इसके बाद अपेक्षिक अपवर्तनांक क्या होता है, तो n/1 बराबर हमने फॉर्मूला लिख रखा है, n2/n1 और c1/c2, एक ही बात है। n/1 का मतलब क्या होता है, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है। c क्या है, c प्रकाश की चाल है। अगर जो c1 लिखा हुआ है मतलब माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, और यहाँ c2 लिखा हुआ है मतलब माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। और इस c का मतलब क्या है, तो c का मतलब है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये है, ठीक है। तो हमने शॉर्ट में इसको लिख रखा है। सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर कराएंगे एकदम, एक एक ऑब्जेक्टिव ध्यान से देखिएगा, मात्र इतना ही में सारा का सारा बनेगा। इसके बाद हमने एक लिया है सिल्ली, बर्फ की सिल्ली, बर्फ की सिल्ली, ये है बर्फ की सिल्ली। और ये है आपतित किरण, आपतित किरण। और यहां से इसको सीधे जाना चाहिए था पर ये मुड़ गया, और मुड़ करके यहां आया और यहां से ये सीधे ऐसे निकल गया, तो इसको कहते हैं निर्गत किरण। और अभिलंब और निर्गत किरण के बीच में बने कोण को कहते हैं निर्गत कोण। और ये जो आपतित किरण है इसके और ये निर्गत जो किरण है इसके बीच की जो दूरी है, इस दूरी को कहते हैं पार्श्विक विस्थापन। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा है, निर्गत कोण और पार्श्विक विस्थापन और निर्गत किरण के बारे में, ठीक है, उसको भी ध्यान में रखना है। अगला लेंस, एक होता है अवतल लेंस और दूसरा होता है उत्तल लेंस। और अवतल लेंस को कहा जाता है अपसारी, पसारी, और उत्तल लेंस को कहा जाता है अभिसारी। अगर जो आपको याद होगा तो प्रकाश के परावर्तन में हम बताए थे कि जब दर्पण रहेगा, अवतल लेंस न रह करके अवतल दर्पण रहेगा, तो अवतल दर्पण को कहते हैं अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को कहते हैं अपसारी दर्पण। और यहां हो जा रहा है उल्टा, ऐसा क्यों, हम समझाए थे दर्पण में भी, यहां पर भी समझा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है, वो देखिए ध्यान से। अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहा जाता है, अपसारी किसको कहते हैं, तो अपसारी उसको कहते हैं अपसारी, पसारी मतलब फैलाना, एक बिंदु से निकलकर फैलते हुए चला जाएगा, तो इसको कहते हैं अपसारी। अब देखिए ये हो गया अवतल दर्पण। अब इस पर समानांतर किरणों को लाएंगे तो क्या होगा, तो यहां से अपवर्तन के बाद ये ऐसे चला जाएगा और ये ऐसे चला जाएगा। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि एक बिंदु से ये फैलता चला जा रहा है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है अवतल लेंस को अपसारी लेंस। और उत्तल लेंस में ध्यान से देखिए, अगर जो यही हम ले लें उत्तल, तो जब समानांतर आता है तो ये फोकस पर आकर के मिलता है, फोकस पर,
तो एक बिंदु पर ये क्या हो रहा है, अभिसरित हो रहा है, इसीलिए इसको कहा जाता है अभिसारी लेंस। दर्पण में अलग था और उत्तल में अलग, बात बदल जाता है, इसीलिए आप फिगर के माध्यम से याद रखिएगा तो वो याद रहेगा अच्छे से। इसके बाद हमने इसका सूत्र लिख रखा है आवर्धन का। देखिए दोनों में अंतर क्या था, तो जब दर्पण में आवर्धन बताए थे तो m बराबर एच डैश बटा एच और बराबर माइनस भी बटा यू बताए थे, और इसमें क्या है, प्लस है, यही अंतर है। जब दर्पण सूत्र बताए थे तो बताए थे 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू, यहाँ क्या है, माइनस है, ये अंतर है। तो अगर जो आप पिछले चैप्टर को आप कवर कर लेंगे ना तो ये चैप्टर बहुत ही आसानी से कवर हो जाएगा, बहुत ही आसानी से, इसीलिए उसको जरूर जा करके देखें। और उसका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव भी क्लियर कराया हुआ है मात्र 1 घंटा में। इसके बाद आगे लेंस का क्षमता का फार्मूला लिख दिए हैं। लेंस की क्षमता किसको कहते हैं, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस का क्षमता कहा जाता है। फोकस दूरी का व्युत्क्रम p बराबर 1 बटा एफ, और यहाँ पर 100 बटा एफ क्यों लिखे, क्योंकि एफ मीटर में होना चाहिए, और सेंटीमीटर में अगर जो रहेगा तो डायरेक्ट 100 बटा एफ लिखेंगे, मतलब मीटर को सेंटीमीटर में बदल करके। कुछ लोगों को ये दिक्कत हो जाता है, इसलिए हमने डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया कि जब मीटर में रहेगा तो 1 बटा एफ ये वाला फार्मूला लगाएंगे, और जब सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा फोकस दूरी तो 100 बटा एफ ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ध्यान में रखना है। लेंस का क्षमता का सही मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, और मीटर के पावर -1 जिसको हम लोग प्रति मीटर कहते हैं। तो दोनों होता है, प्रति मीटर भी होता है और डायोप्टर भी होता है। तो हम लोग कह सकते हैं 1 डायोप्टर बराबर 1 प्रति मीटर, या 1 मीटर के पावर -1। ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, और देखेंगे अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। तो उत्तल लेंस द्वारा जो बना प्रतिबिंब है उसको हम लोग इस तरह से समझेंगे। सबसे पहले एक समझ जाएंगे कि अगर जो ये लेंस और ये फोकस, यहाँ ध्रुव को हम लोग पहले ओ से सूचित करते थे, अब इसको प्रकाश केंद्र कहा जाता है। इस ओ को क्या कहते हैं, प्रकाश केंद्र। ठीक है। और इसके पहले हो गया F1, थोड़ा सा फैले ले लेते हैं, और ये हो गया बराबर दूरी पर 2F1। पहले C लिखा करते थे और अब लिख रहे हैं क्या, 2F1। ठीक है। और ये हम ले लिए अनंत। उसी तरह से इधर में आ जाता है F2, 2F2, थोड़ा सा फैले लेते हैं, और ये हो गया अनंत। ठीक है। तो पहला याद रखना है कौन सा, कि जब लेंस और फोकस के बीच में हम लोग जब रखते हैं वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब इधर में ही बनता है। कैसा बनता है, तो आभासी और सीधा और आकार में वस्तु से बड़ा। बस यही एक याद रखना है और बाकी सब देखिए आसानी से याद हो जाएगा। और सेम टू सेम ये बन रहा है किसके जैसा, तो उत्तल लेंस अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब के जैसा बनता है। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर जो उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसको जरूर देखें, क्योंकि हमने उसको और भी ज्यादा डिटेल में समझाया है, और इसे हम उतना ज्यादा डिटेल नहीं समझा रहे हैं क्योंकि हम एक बार पहले ही उसको बता चुके हैं। ठीक है। तो देखिए ये को तो याद रख लीजिएगा, और इसके बाद बहुत ही आसान है। जब रखेंगे फोकस पर, कहां पर रखेंगे, फोकस पर, F पर, तो बनेगा कहां, अनंत पर बनेगा। जब फोकस पर रखेंगे तो बनेगा अनंत पर, और जब अनंत पर रखेंगे तो बनेगा फोकस पर। ठीक है। जब रखेंगे फोकस पर तो बनेगा अनंत पर, और जब रखेंगे अनंत पर तो बनेगा फोकस पर। इस बात को ध्यान रखिए। और ये कैसा बनेगा, तो वास्तविक और उल्टा। पहला वाला ही जो है वही सिर्फ आभासी और सीधा बना है, बाकी सबके सब कैसा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, सारा का सारा। और जब अनंत पर बनता है तो बहुत बड़ा बनता है, बहुत बड़ा, और जब फोकस पर बनता है तो बहुत छोटा बनता है। कैसा बनता है, बहुत छोटा बनता है। इसके बाद
ये हो गया फोकस पर का, कहाँ बन गया, अनंत पर, बहुत बड़ा बन गया। और जब रखेंगे यहाँ पर अनंत पर तो ये बन जाएगा कहाँ, फोकस पर बहुत ही छोटा बनेगा। ठीक है, बहुत बहुत छोटा। अब इसके बाद हम लोग उसमें याद किए थे वक्रता केंद्र के हिसाब से। अब इसमें है वक्रता केंद्र की जगह पर 2f1। तो देखिए जब 2f1 के पहले रखेंगे, 2f1 और f1 के बीच का मतलब क्या है, 2f1 के पहले। तो जब 2f1 के पहले रखेंगे तो 2f2 के बाद में बनेगा, और जब बाद में रखेंगे तो पहले बनेगा, यही याद रखना है। तो जब f1 और 2f1 के बीच में रखेंगे, इधर में पहले रख रहे हैं, तो ये बनेगा 2f2 के बाद में, यानी कि 2f2 और अनंत के बीच लिख देते हैं, 2f2 के बाद। जब पहले रखेंगे तो बाद में बनेगा, और जब बाद में रखेंगे तो पहले बनेगा। याद करना हो गया ना आसान। जब पहले रखेंगे तो बाद में बनेगा, और जब बाद में रखेंगे तो पहले बनेगा। इसके बाद और अगर जो 2f1 पर ही रख दिए तो ये 2f2 पर ही बन जाएगा। कितना आसान है। जब 2f1 पर रखेंगे तो 2f2 पर बन जाएगा। अरे यार मिस्टेक हो गया है, ये था फोकस। जब फोकस पर रखे थे तो अनंत पर बना था, ये पहला वाला है, ये पहला वाला, और ये दूसरा वाला है, तो ये दूसरा वाला है। और इसके बाद अब तीसरा में कहाँ रख रहे हैं, तीसरा में आगे बताएं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। फोकस पर का अनंत पर बना था, फोकस पर का अनंत पर, और जब अनंत पर रखे थे तो कहाँ पर बना था, फोकस पर। ये मिस्टेक से यहाँ लिखा गया था। इसके बाद ये समझ गए, जब 2f1 पर रखेंगे तो 2f2 पर ही बन जाएगा। जब यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, ये हम ले लेंगे तीसरा, तो ये हो गया तीसरा। और अगर जो इसके पहले रख देंगे, इसके पहले, तो बन जाएगा इसके बाद में और बड़ा बनेगा। और जब इसके बाद में रखेंगे तो बन जाएगा इसके पहले और छोटा बनेगा। तो जैसे दर्पण में था वैसे ही लेंस में है। फोकस जैसे जैसे इधर बढ़ते थे वैसे वैसे क्या होता था, अनंत से धीरे धीरे पहले आता था और वो छोटा होते जाता था। ठीक है, तो जब f1 पर रखें तो f2 पर बन गया, तो कैसा बना, बराबर। पहले रखें तो बाद में बना, तो बाद में बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा, बहुत छोटा, फिर बड़ा, बराबर, अब हो जाएगा छोटा। तो ये याद रखना है। तो इस तरह से फिगर के माध्यम से आसानी से याद रखा जा सकता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब। तो इसमें कुछ नहीं, बस दो ही तरह का बनता है अवतल लेंस। ये हो गया f1 और यहाँ पर हो गया 2f1, ये हो गया f2 और ये हो गया 2f2। और लेंस और अनंत के बीच में इधर में कहीं पर भी रख देंगे तो जब उसका प्रतिबिंब बनेगा तो ये लेंस और 2f2 के बीच में यहाँ से समानांतर जाएगा, तो ये इस तरह से होकर के चला जाता है, इसे वापस आएगा। और दूसरा जब O से लेकर के जाते हैं तो ये इसी तरह से निकल जाता है, तो ये यहाँ पर बन जाता है। कहने का मतलब हमेशा किसके किसके बीच में बनेगा, तो लेंस और f2 के बीच में बनेगा। इसमें f2 इधर में रहता है, इस तरह से रहता है। ठीक है, तो ये आसानी से हो जाए। हम लोग रखेंगे कहां पर, अनंत पर, तो बन जाएगा फोकस पर। इस बात को ध्यान रखना है। तो ये बहुत ही आसान था। और चिन्ह परिपाटी जैसा दर्पण का था वैसा सेम टू सेम है लेंस का। अवतल लेंस नेगेटिव होता है, इसका फोकस दूरी r भी होता है नेगेटिव, u भी होता है नेगेटिव। पॉजिटिव क्या होता है, तो खाली आवर्धन होता है। और ठीक इसका उल्टा होता है उत्तल लेंस में, ये पॉजिटिव, u दोनों में नेगेटिव होता है, और आवर्धन जो है m जो है प्लस माइनस दोनों होता है। इसका पूरा का पूरा डिटेल हम बताए हैं दर्पण में, इसलिए दर्पण का वीडियो जरूर देखें। इसमें उत्तल लेंस बोले, अवतल लेंस बोले या अवतल दर्पण बोले, दोनों का सेम होता है।
और उत्तल लेंस बोले या उत्तल दर्पण बोले, दोनों का सेम होता है। इसलिए जाकर के एक बार उसका वीडियो जरूर देखें, पूरा डिटेल में बताया गया है चिन्ह परिपाटी को। इसके बाद अब हम लोग एक एक इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और इसके बाद इसका सब्जेक्टिव प्रश्न भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, किधर से किधर मुड़ती है? तो विरल माध्यम से सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। अब आप सोच रहे होंगे एक ही बार 5 नंबर प्रश्न से क्यों बता रहे हैं? तो भाई इसमें जो है ना, ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों को एक साथ मिला करके लिखा हुआ है। तो हम इसमें से छाट करके बता रहे हैं जो प्रकाश का अपवर्तन है वो, और परावर्तन का हम पहले ही करवा चुके हैं। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस होता है, तो उत्तल लेंस कैसा होता है? तो बीच में मोटा होता है, बीच में क्या होता है? मोटा, और किनारा में क्या होता है? पतला। देख रहे हो ना? जबकि अवतल लेंस बीच में पतला और किनारे में मोटा होता है। इसके बाद अवतल लेंस का आवर्धन, तो अवतल लेंस का आवर्धन पहले ही बताया प्लस में होता है, V/U। अगर जो यही लेंस पूछता तो माइनस में बोलते। इसके बाद कहता है 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। अब 1 मीटर फोकस दूरी बराबर कितना दे दिया? 1 मीटर, और पूछ रहा है क्षमता। तो ये दोनों में से कौन सा फार्मूला लगेगा? मीटर में दिया है तो 1/F, 1/F, और F की जगह पर कितना? 1, यानी कि 1 डायऑप्टर। लेकिन ध्यान देना है कि यह कौन सा लेंस दिया था? तो दिया है उत्तल लेंस। कैसा लेंस? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस का फोकस दूरी कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो इसका क्षमता भी क्या आएगा? धनात्मक आएगा। इस बात को ध्यान देना है। तो +1 डायऑप्टर आया। कौन सा आंसर है? तो बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहता है निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो जल हो सकता है, कांच भी हो सकता है, पीतल नहीं हो सकता है। पीतल के आर पार दिखेगा? नहीं दिखेगा, तो इसलिए पीतल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एक ही बार आ जाइए क्वेश्चन नंबर 26 में कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है? तो फिर से वहीं पूछ दिया है। तो जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी हो गया, मिट्टी से नहीं बन सकता है। अगला, उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है। अब की क्षमता दे दिया है उत्तल लेंस की क्षमता दे दिया 1 डायऑप्टर। उत्तल लेंस है तो प्लस में होगा। तो कह रहा है इसका फोकस दूरी क्या होगा? तो P बराबर 1/F, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। P का मान कितना? 1, और F का मान कितना? तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो आ जाएगा F बराबर कितना? 1 मीटर। कितना आ गया? 1 मीटर। 1 मीटर कहने का मतलब कितना? 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर कहने का मतलब कितना? 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखना होगा? हमको कैसा प्रतिबिंब चाहिए? बराबर चाहिए। तो बराबर कहां पर बनता है? एक जगह बनता है जब हम लोग रखते हैं 2F1 पर। कहां पर? 2F1 पर। तो ऑप्शन देख लीजिए, फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। दुगनी दूरी माने 2F1 पर, फोकस के दुगना है ये। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? देखिए सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग हम लोग क्यों करते हैं? तो छोटे छोटे जीवों को देखने के लिए, मतलब हमको आकार बड़ा देखना है। तो बड़ा किस में बनता है? उत्तल में कि अवतल में? तो उत्तल में बनता है बड़ा बड़ा। तो कौन सा लेंस हो जाएगा? तो उत्तल लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो sin i बटा sin r लिख दिए हैं, sin i बटा sin r। इसके बाद अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? तो ये उत्तल लेंस का होता है फोटोग्राफी का, ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
कहता है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, तो जब पानी में डुबाएंगे ना तो इसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा। इसका ऑप्शन गलत दे दिया है, पहला वाला होगा, ए वाला होगा, अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उत्तल लेंस में अधिकतर तो वास्तविक और उल्टा हुआ एक जगह आभासी और सीधा बनता है। तो ऑप्शन देख लीजिए कैसा कैसा है। तो बराबर और सीधा तो ऐसा तो है नहीं, वास्तविक और उल्टा, बी वाला, बी वाला बिल्कुल सही आंसर है। अगला, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बिंब काल्पनिक, काल्पनिक कहेंगे मतलब सीधा, तो सीधा कब बनता है? तो सीधा एक ही जगह बनता है जब लेंस और फोकस के बीच में रखेंगे तब। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी, फोकसांतर से कम दूरी पर, फोकस से कम दूरी, फोकस से कम रखेंगे, पहले रखेंगे तब बनेगा ये। अगला, लेंस की क्षमता होती है, तो लेंस की क्षमता क्या होता है? क्षमता कहाँ है? यहां पर है, फोकस दूरी का व्युत्क्रम उल्टा 1/f। तो ऑप्शन नंबर सी, फोकस दूरी के व्युत्क्रम। उत्तल लेंस में जब बिंब को f और 2f के बीच में रखा जाता है, f और 2f के बीच में, तो f2 और अनंत के बीच में बनता है। और कैसा बनता है? तो f2 अनंत के बीच में और बड़ा बनता है। अब वास्तविक, उल्टा और बड़ा कौन सा मिल रहा है? तो ये बड़ा बनता है और वास्तविक, जहां भी वास्तविक रहेगा वो उल्टा बनेगा और जहां भी आभासी रहेगा वो सीधा बनेगा। आभासी कहें या काल्पनिक कहें, एक ही बात होता है। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? तो गोलीय लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस द्वारा प्रकाश की किरणें क्या हो जाती है? तो उत्तल लेंस द्वारा अभिसरित होती है, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया ए। अवतल लेंस, अवतल लेंस केवल आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं, तो बिल्कुल सही बात, केवल कैसा बनाता है अवतल लेंस? तो आभासी, दोनों का दोनों आभासी है। इसके बाद प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि लेंस की दो वक्र सतहें होती है। पहला वाला ही ऑप्शन सही है, दो गो वक्र सतह होता है। ये लेंस है तो एक इधर में हो जाता है और एक इधर में हो जाता है, दो गो वक्र सतह होता है, इसलिए इसके कितने फोकस दूरी होते हैं? दो फोकस दूरी होते हैं। गोलीय लेंस की दूरी f, वस्तु दूरी u और प्रतिबिंब v में संबंध कौन सा है? तो ये वाला पूछा है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। बी वाला उलट करके लिख दिया है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन कहता है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी दे दिया 20 सेंटीमीटर, तो प्लस में 20 सेंटीमीटर होगा, उत्तल लेंस का प्लस होता है फोकस दूरी। तो पूछ रहा है क्षमता, तो P बराबर, अब की 100/f फार्मूला लगाएंगे क्योंकि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 100/f, f की जगह पर कितना? +20, 20 × 5 = 100, यानी कि क्या डायोप्टर आया? +5 डायोप्टर आया। तो इसका आंसर कौन सा हो गया? C, +5 डायोप्टर। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, एक लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, अब की P बराबर दे दिया -5 डायोप्टर, और पूछ रहा है इसका फोकस दूरी, तो P बराबर फार्मूला होता है 1/f, P की जगह पर -5, तो 1/f, तो आ गया f बराबर -1/5, 5 आ जाएगा नीचे। अभी मीटर में आया, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 20 × 25 = 100, यानी कि -20 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही है? बी वाला। इसके बाद कहता है लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है, तो यह होगा, तो प्लस में 4 है, तो प्लस में 4 कहने का मतलब उत्तल लेंस होगा, और उत्तल लेंस होगा तो इसका फोकस दूरी कितना होगा? तो 1/f, तो 1/f करेंगे, P बराबर 1/f, P दे दिया 4, 4 से भागा दीजिए तो 0.25 आ जाएगा। पुट कीजिए, P बराबर 1/f, P का मान दे दिया 4 डायोप्टर, 1/f, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 4f बराबर 1, तो f बराबर कितना? 1/4, पॉइंट में बदलेंगे 0.25, इतना मीटर। कौन लेंस? उत्तल लेंस, क्योंकि प्लस में है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो गया राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सा लेंस
अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो अपसारी किसको कहते हैं? अवतल लेंस को कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 84, सूर्य के प्रकाश के संकेंद्रण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण जल उठता है, कौन जल जाता है? तो कागज, पत्थर, लौह के चूर्ण, बालू। तो कागज जल जाता है। जैसे लेंस को लेकर के छोटा में हम लोग क्या करते थे? जलाते थे, कागज को जलाते थे, तो कागज जल सकता है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन कहता है, दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, क्या कहलाता है? तो वो लेंस कहलाता है। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? फिर से पूछ दिया, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। अगला पूछ रहा है, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं? तो 2। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशिक केंद्र। ओ, जो ओ बीच में होता है उसको कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। 93, जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो क्या होता है? जब किसी लेंस पर समानांतर किरणें आपतित होती है तो कागज सुलगने लगता है, धुआं उत्पन्न होने लगता है। तो ये दोनों हो सकता है, कागज भी सुलग सकता है, धुआं भी उत्पन्न हो सकता है। लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो फिर से पूछ दिया 2। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? डायोप्टर, पहले ही लिखा हुआ है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? तो उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है, क्योंकि फोकस दूरी धनात्मक होता है तो क्षमता भी धनात्मक हो गया। फोकस ऋणात्मक होगा तो क्षमता भी ऋणात्मक होगा। जैसे अवतल लेंस का पूछ दिया कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। क्यों ऋणात्मक? क्योंकि इसका फोकस दूरी ऋणात्मक है। फॉर्मूला यही होता है, 1/f पर डिपेंड कर रहा है। अगला, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? फिर से पूछ रहा है, फार्मूला में पुट कीजिए और बनाइए इसको, एक आपके लिए छोड़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन में कहता है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? वायु का, बर्फ का, कांच का, हीरा का। तो हीरा का सबसे अधिक होता है 2.42। ठीक है। निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? फिर से पूछ रहा है, अभिसारी किसको कहते हैं? उत्तल लेंस को। निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो निर्वात में। निर्वात कहें या हवा कहें, निर्वात में सबसे अधिक होता है प्रकाश की चाल। कितना? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होता है? तो उत्तल लेंस का। उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक। किस लेंस का उपयोग दीर्घ दृष्टि दोष के लिए किया जाता है? तो ये अगला चैप्टर से पूछ दिया है। दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है? तो आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, पिछला चैप्टर में बताए थे, इस चैप्टर में बता रहे हैं आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जाता है मात्रकहीन। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो आपने क्या देखा? देखा ये कि जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमने बताया वो इससे फालतू एक भी नहीं पूछा। एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो इस थ्योरी के बाहर है। तो इस थ्योरी को कंप्लीट करें और इसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनाएं, आपका एक एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेगा। अब इसके बाद हम इसका जो भी सब्जेक्टिव प्रश्न है वो हम लिखते हैं और इसके बाद फिर मिलेंगे आपसे अगला वीडियो में।